नमस्कार दोस्तों। मैं आज की क्लास में आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में खास जानकारी देना चाहता हूँ। भारत की नदियों पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उसकी लंबाई कहाँ से, उद्गम कहाँ से है, वो समाप्त कहाँ पे होते हैं, उस पे कौन सी योजना चलाई जा रही है, उस नदी की विशेषता क्या है, उसका इतिहास में महत्व रहा क्या है, तो इसके बारे में हम सभी जानकारी एक साथ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम किस नदी के बारे में देखते हैं? सिंधु नदी। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यानी ये क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है दोस्तों। इसकी लंबाई की दृष्टि से विश्व में भी स्थान आता है। ये नदी पाकिस्तान, भारत, जम्मू और कश्मीर और चीन, पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। कहाँ कहाँ बहती है दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, भारत में कहाँ? जम्मू कश्मीर, और चीन, चीन में कहाँ? पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से नदी बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन का बाव नामक जलधारा माना जाता है। तो इसका उद्गम स्थल कौन सा होता था? मानसरोवर के निकट सिन का बाव जलधारा से। इस नदी की लंबाई प्राय 1880 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1880 किलोमीटर। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर ये दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। यानी ये क्या होती है? नंगा पर्वत के उत्तरी भाग में घूमकर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। यानी इसका कहाँ मिल जाती है दोस्तों? अरब सागर में। इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी है। यानी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी। एवं पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ये नदी भारत में कम बल्कि पाकिस्तान में अधिक बहती है। अब दोस्तों आइए चलिए, सिंधु की 5 उपनदियां हैं। कौन सी उपनदियां? 5 सहाय उपनदियां, या इनके नाम है वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा एवं सतुद्री। इनमें सतुद्री सबसे बड़ी उपनदी है। सतलुज या सतुद्री। अब सतुद्री नदी को सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? सतुद्री। नदी पर बना भांकड़ा नांगल बांध के द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परियोजना का बहुत सहायता मिली है। इसकी वजह से पंजाब, भारत एवं हिमाचल प्रदेश में खेती ने वहां का चेहरा ही बदल दिया है। वितस्ता या झेलम नदी के किनारे जम्मू व कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। अगर आपको पूछा जाए कि झेलम किस नदी के किनारे स्थित है तो कौन सा हो जाएगा? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों झेलम नदी। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अब आ जाती है हम क्या? सिंधु नदी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी किस देश में है? तो ये हो जाएगी भारत, पाकिस्तान एवं चीन, 3 देशों में ये नदी फैली हुई है। इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर लंबाई है, किलोमीटर। भारत में ये कितनी बहती है दोस्तों? तो ये कितनी हो जाएगी? 1114 किलोमीटर। यानी भारत में आधी नदी भी नहीं बहती है। उद्गम स्थल। अब इसका उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत। स्रोत कहाँ से हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद से। सहायक नदियां व प्रवाह क्षेत्र। यानी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी सहायक नदियां हो जाएगी सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, श्योक। तो इसका कौन सा हो जाएगा? प्रवाह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर। और लेह कौन सा हो जाएगा? लेह किस हिस्सा में हो जाएगा? पाकिस्तान। लेह लद्दाख में भी स्थित है। ऊंचाई, ये भारत में जम्मू कश्मीर और लेह में प्रवाहित होती है दोस्तों। ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई जाएगी 4255 मीटर। यानी 13,960 फीट इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो दोस्तों ये जानकारी है ना, ये इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको दोस्तों। कौन से देश में? भारत, पाकिस्तान और चीन में बहती है। लंबाई 1880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। उद्गम स्थल
मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। स्रोत गंगोत्री नदी से। सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी? सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित और श्योक। अब जम्मू कश्मीर और लेह में बहती है, प्रवाहित कहाँ पर होती है? जम्मू कश्मीर। ऊंचाई कितनी है? 4255 मीटर या 13,960 फीट। ये इसके इम्पोर्टेंट बिंदु है। संगम, तो इसका संगम हो जाएगा अरब सागर, यानी कहाँ जाके मिलती है? अरब सागर और सिंधु, यहाँ तक हो जाएगा। ये संगम भी इम्पोर्टेंट बिंदु है। अब हो जाएगी इसकी सिंधु नदी की विशेषता। इसकी विशेषता क्या क्या है? सिंधु की सहायक नदियाँ सतलज, चेनाब, रावी, व्यास और झेलम है। ये कौन सी हो जाएगी? सहायक नदियाँ। कौन कौन? सतलज, चेनाब, रावी, व्यास और झेलम। कितनी हो गई ये? 5 नदियाँ हो गई दोस्तों महत्व रूप। हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी बहकर पाकिस्तान चली जाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच। यानी हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी बहकर पाकिस्तान चली जाती है। कहाँ से? भारत से पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक करार के अनुसार सिंधु, झेलम और चेनाब का केवल 20% पानी ही भारत इस्तेमाल कर सकता, बाकी 80% तो पाकिस्तान में जाना ही है। सिंधु नदी उत्तरी भारत की 3 बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम बृहद हिमालय में कैलाश से 62.5 मील उत्तर में सेंगेखबब के स्रोतों में से है। अपने उद्गम से निकलकर तिब्बत पठार की चौड़ी घाटी में से होकर कश्मीर की सीमा को पार कर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के रेगिस्तान और सिंचित भूभाग में बहती हुई कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है। इसकी पूरी लंबाई लगभग 2000 मील है। बलूचिस्तान में खाई तासो ग्राम में समीप जाकर ये श्रेणी को पार करती है। 10,000 फुट से अधिक गहरे महाखंड में जो संसार के बड़े खड्डों में से एक बहती है। यहाँ ये गिलगित नदी से मिलती है, वहाँ पर ये वक्र बनाती है हुई दक्षिण पश्चिम की ओर झुक जाती है। अटक में ये मैदान में पहुंचकर काबुल नदी में मिलती है। सिंधु नदी पहले अपने वर्तमान मुहाने से 70 मील पूर्व में स्थित कच्छ के रण में विलीन हो जाती थी, पर रण के भर जाने से नदी का मुहाना पश्चिम की ओर खिसक गया है। ये दोस्तों क्या थी? नदी कहाँ से बहती है, कहाँ जाती है और किस प्रकार ये मिल जाती है, तो इसके बारे में ये जानकारी थी। अब दोस्तों सिंधु नदी के बाद में कौन सी नदी आती है? गंगा नदी। अब हम देखते हैं हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। तो दोस्तों गंगा नदी को देखने से पहले 2-3 चीज़ों पे गौर किया जाए। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी पे कौन कौन से कार्य? नमो गंगे, गंगे आदि कार्यक्रम चलाए गए हैं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये उत्तर भारत के मैदान की विशाल नदी है। किस मैदान की दोस्तों? उत्तर भारत के विशाल मैदान में, ये उत्तर में। गंगा भारत और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तरांचल में हिमाचल से निकलकर बंगाल की खाड़ी में भारत के लगभग 1/4 भू क्षेत्र को प्रभावित होती है। गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। अब ये दोस्तों इस क्वेश्चन के स्टार लगा लेना है कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। इसको दोस्तों स्टार लगा लेना। अब इसकी विशेष जानकारी देखिए जाइए। कौन से देश में? भारत, नेपाल और बांग्लादेश में, 3 देशों में बहती है कौन सी नदी? गंगा नदी। इसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर, 1569 मील। उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। स्रोत गंगोत्री हिमनद। सहायक नदियाँ यमुना, रामगंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी आदि इनकी सहायक नदियाँ हैं। ऊंचाई समुद्र तल से करीब 3900 मीटर हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से गुजरती है।
इस नदी का ऐतिहासिक महत्व, यानी ऐतिहासिक महत्व क्या क्या है इस नदी का। दोस्तों ये हो जाएगी ऐतिहासिक रूप से गंगा के मैदान से ही हिंदुस्तान का हृदय स्थल निर्मित है और वह बाद में आने वाले विभिन्न सभ्यताओं का पालना बना। अशोक के साम्राज्य का केंद्र पाटलिपुत्र या पटना बिहार में गंगा के तट पर बसा हुआ है। तो गंगा के तट पर कौन सा राज्य हो जाएगा? पटना, बिहार। गंगा नदी की विशेषता, भारतीय भाषाओं में तथा अधिकृत रूप से गंगा नदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अंग्रेजीकृत नाम द गेंगीज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? द गेंगीज। गंगा सहस्राब्दियों से हिंदुओं की पवित्र तथा पूजनीय नदी रही है। गंगा का उद्गम दक्षिणी हिमालय में तिब्बत सीमा से भारतीय हिस्से से होता है। इसकी 5 आरंभिक धाराओं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा तथा पिंडर का उद्गम उत्तराखंड क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश का एक संभाग था, वर्तमान उत्तरांचल राज्य, यानी उत्तराखंड अलग से राज्य हो गया, वर्तमान में होता है। 2 प्रमुख धाराओं में बड़ी अलकनंदा का उद्गम हिमालय के नंदादेवी शिखर से 48 किलोमीटर दूर तथा दूसरी भागीरथी का उद्गम हिमालय की गंगोत्री नामक हिमनद के रूप में 3050 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ की गुफा में होता है। गंगोत्री हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। वैसे गंगोत्री से 21 किलोमीटर दक्षिणी पूर्वी स्थित गोमुख को गंगा का वास्तविक उद्गम स्थल माना जाता है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमाऊं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये कहाँ से निकलती दोस्तों? गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। यहाँ गंगा की इसको समर्पित एक मंदिर भी है। गंगोत्री तीर्थ शहर से 19 किलोमीटर उत्तर की ओर 3892 मीटर यानी 12770 फीट की ऊंचाई पर इस हिमनद का मुख है। अब गंगा का भौगोलिक विस्तार, यानी भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ तक? गंगा के बेसिन में इस उपमहाद्वीप की विशालतम नदी प्रणाली स्थित है। यहाँ जल की आपूर्ति मुख्यतः जुलाई से अक्टूबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून तथा अप्रैल से जून के बीच ग्रीष्म ऋतु के दौरान पिघलने वाले हिमालय की बर्फ से होती है। जून तथा अप्रैल से जून के बीच हिमालय से निकलने वाली बर्फ से इसका इस नदी के बेसिन में मानसून के उन कटिबंधीय तूफानों से भी वर्षा होती है जो जून से अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी में पैदा होते हैं। दिसंबर और जनवरी में बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। नमामि गंगे परियोजना, अब ये क्या है? इस नदी की सफाई के लिए कई बार पहल की गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई का अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2014 में भारत के आम बजट में नमामि गंगा नामक एक परियोजना आरंभ की। इसी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गंगा के किनारे स्थित 48 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया गया। बांध एवं नदी परियोजना, यानी गंगा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए और कौन सी नदी परियोजना चल रही है। गंगा नदी पर निर्मित अनेक बांध भारतीय जनजीवन तथा अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इनके प्रमुख है फरक्का बांध, किस नदी पर? गंगा नदी पर। टिहरी बांध, उत्तराखंड गंगा नदी। भीमगोड़ा बांध, फरक्का बांध, बैराज भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। कौन सा? फरक्का बांध, बैराज भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद या सिल्ट से मुक्त कराने के लिए किया गया था, जो 1950 से 60 तक इस बंदरगाह की प्रमुख समस्या थी। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है एक प्रमुख बंदरगाह। ग्रीष्म ऋतु में हुगली नदी के बहाव को निरंतर बनाए रखने के लिए गंगा नदी के जल के एक बड़े हिस्से को फरक्का बांध के द्वारा हुगली नदी में
मोड़ दिया गया है। गंगा पर निर्मित दूसरा प्रमुख टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का प्रारंभिक बांध है। दूसरा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध, जो उत्तराखंड प्रांत के टिहरी जिले में स्थित है। ये टिहरी बांध कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड जिले के। यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? भागीरथी पर। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 261, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। अब पूछा जाए विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा जाएगा? टिहरी बांध। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और प्रतिदिन 102.20 करोड़ डॉलर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। तीसरा प्रमुख भीमगोड़ा बांध हरिद्वार में स्थित है, जिसको सन 1840 में अंग्रेजों ने गंगा नदी के पानी को विभाजित कर ऊपरी गंगा नहर में मोड़ने के लिए बनाया गया था। यह नहर हरिद्वार के भीमगोड़ा नामक संस्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। प्रारंभ में इस नहर में जलापूर्ति गंगा नदी में एक अस्थायी बांध बनाकर की जाती थी। वर्षा काल प्रारंभ होते ही अस्थायी बांध टूट जाया करता था तथा मानसून अवधि में नहर में पानी चलाया जाता था। इस प्रकार इस नहर से केवल रबी की फसलों की ही सिंचाई हो पाती थी। अस्थायी बांध निर्माण स्थूल के अनुप्रवाह नीचे की ओर बहाव में वर्ष 1978 से 84 की अवधि में भीमगोड़ा बैराज का निर्माण करवाया गया। इसके बन जाने के बाद ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से खरीफ की फसल भी पानी दिया जाने लगा। ये क्या था? टिहरी बांध का। अब आ जाते हैं दोस्तों गंगा नदी के बाद में कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी या चंद्रभागा नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिला में दो नदियां चंद्र नदी एवं भागा नदी के संगम से बनी है। यह आगे जम्मू व कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में सिंध नदी में जाकर मिलती है। यह नदी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होकर बहती है। भारत में चिनाब नदी पर रेल पुल बनाया गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक है। इस पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से करीब 5 गुना अधिक है। यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। अब ये देश, इसकी विशेषता देखते नदी की। देश कौन सा जाएगा? भारत और पाकिस्तान में चिनाब नदी। लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट से। सहायक नदियां और प्रवाह क्षेत्र, तो सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चंद्रभागा। एवं प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर भारत में। अब आगे की नदी कौन सी आ जाती है? झेलम नदी। झेलम नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। इस नदी का वैदिक कालीन नाम वितस्ता नदी था। इसका वैदिक या वेदों में या पुराना नाम क्या था? वितस्ता नदी। इस नाम के कालांतर में कई रूपांतर हुए हैं, जैसे पंजाबों में बिहत या बिहट, कश्मीर में तैयत, ग्रीक भाषा में हाइडेस्पीज आदि। इस नदी की प्रमुख विशेषता देखी जाए, कौन से देश में बहती है? भारत और पाकिस्तान। लंबाई 725 किलोमीटर। सहायक नदियां व प्रवाह क्षेत्र किशन गंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल, सिंध आदि इसकी सहायक नदियां हो जाएगी। जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर में बहता झेलम नदी की विशेषता। संभवतः सर्वप्रथम मुसलमान इतिहास लेखकों ने इस नदी को झेलम कहा, क्योंकि यह पश्चिमी पाकिस्तान के प्रसिद्ध नगर झेलम के निकट बहती थी और नगर के पास ही नदी को पार करने के लिए शाही घाट या शाही गुजर बना हुआ था। झेलम नगर के नाम पर नदी का वर्तमान नाम प्रसिद्ध हो गया है। यह नदी हिमालय के शेषनाग झरने से
प्रस्फुटित होकर कश्मीर में बहती हुई पाकिस्तान में पहुंचती है और जहां मजियाना नगर के पास चिनाब में समाहित हो जाती है। झेलम नदी का जो प्रवाह मार्ग प्राचीन काल में था प्राय अब भी वही है, केवल चिनाब झेलम संगम का निकटवर्ती मार्ग काफी बदल गया है। कश्मीर जाने वाले पर्यटकों को झेलम नदी के किनारे पर लगे हुए हाउस बोटों की पंक्ति, जिनमें बड़ी बड़ी वुडकट एवं पेपर स्मेसी की दुकानें भी शामिल आकर्षित करती है। इसके साथ ही उनके वृक्ष स्थल पर मस्ताचाल में तैरती हुई हंसों की कतार के समान शिकारों की पंक्तियां भी सम्मोहित कर लेती है। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। यह नदी जम्मू कश्मीर व सोनमर्ग शहर के पास स्थित किशन नगर झील से शुरू होती है और उत्तर को चलती है, जहाँ बदोआब गांव के पास द्रास में आने वाली एक उपनदी इसमें मिल जाती है। फिर ये कुछ दूर तक नियंत्रण रेखा के साथ साथ चलकर गुरेज के पास पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र में दाखिल हो जाती है। वहाँ से पश्चिम की तरफ बहकर ये मुजफ्फराबाद के उत्तर में झेलम नदी में जा मिलती है। इसके कुल 245 किलोमीटर के मार्ग में से 50 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण वाले इलाके में आता है और शेष 195 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। सतलज नदी। सतलज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम सतुद्री है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 500 नदियों में से सबसे अधिक। ये पाकिस्तान में होकर बहती है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला से गुजरती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और चेनाब में मिल जाती है। लुधियाना और फिरोजपुर सतलज के तटों पर स्थित है। सतलज की महत्वपूर्ण जानकारी। कौन सा देश हो जाएगा? ये पाकिस्तान। उद्गम स्थल सतलुज मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से उत्पन्न होती है। कुल लंबाई 1500 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर। सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मुख्य तौर से व्यास नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। अब आ जाते हैं रावी नदी। कौन सी? रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग के से दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान से बहती हुई झाग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है, जिस पर थीन बांध बना है। रावी उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय से निकलती है एवं पश्चिमोत्तर में चंबा नदी से होकर जम्मू कश्मीर की सीमा पर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद ये नदी पाकिस्तान पंजाब में प्रवेश करने से पहले पाकिस्तान सीमा के साथ 80 किमी से अधिक की दूरी तक बहती है। ये लाहौर से होकर बहती हुई कमलिया के निकट पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और लगभग 725 किलोमीटर के बाद अहमदपुर सियाल के दक्षिण में चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी के जल का सिंचाई के लिए उपयोग संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र में किया जाता है। भारतीय पंजाब के उत्तरी छोर पर माधोपुर में प्रारंभिक बिंदु वाली ऊपरी बारी ब्यासरीवारी रावी दोआब नदी 1878 से 79 में बनकर तैयार हुई थी। ये रावी के पूर्व के बड़े हिस्से की सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, जिसकी सहायक नहरें पाकिस्तान के विस्तारित है। देश कौन सा हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। लंबाई इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा कांगड़ा हो जाएगा।
सहायक नदियाँ व प्रवास क्षेत्र, शाही सुहेल हो जाएगी प्रवास क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व पंजाब। लंबाई 720 किलोमीटर। रावी नदी की विशेषता। रावी का पौराणिक तथा वैदिक नाम पुरुषनी या इरावती भी है। पाकिस्तान के पंजाब में प्रवेश करने से पहले रावी पाकिस्तान सीमा के साथ साथ करीब 80 किलोमीटर तक बहती है। यह नदी पाकिस्तान दोनों देशों से होकर बहती है, भारत व पाकिस्तान। अब हम कौन सी नदी पे आ गए? व्यास नदी। कौन सी आ गई दोस्तों? व्यास नदी। व्यास पंजाब हिमाचल में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। पंजाब भारत की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार है। कौन सी? व्यास नदी का। व्यास नदी के किनारे एक प्रमुख पर्यटन स्थल है कुल्लू। कुल्लू भारत से हिमाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है। कुल्लू गर्मी के मौसम में लोगों का एक मनपसंद गंतव्य है। मैदानों में तपती धूप से बचकर लोग हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शरण लेते हैं। यहाँ के मंदिर, सेब से के बागान और दशहरा हजारों पर्यटकों को कुल्लू की एक आकर्षित करते हैं। यहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प कुल्लू की सबसे बड़ी विशेषता है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा हो जाएगा? लोकप्रिय मनाली हिल स्टेशन। मनाली व्यास नदी के किनारे बसा है। गर्मियों से निजात पाने के लिए इस हिल स्टेशन पर हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुँच जाता है। आप यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा मनाली में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, काइकिंग जैसे खेलों का भी आनंद उठा सकते हैं। यहाँ के जंगली फूलों और सेब के बीच बगीचों से छनकर आती सुगंधित हवाएं हिल दो दिमाग को ताजगी से भर देती हैं। ये किसकी है? अब इस कौन से देश में हो जाएगी? ये कौन से देश में? भारत देश में हो जाएगी। उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के पास स्थित व्यास कुंड उत्पन्न होती है। सहायक नदियाँ तीर्थन, पार्वती, हुरला हिमाचल प्रदेश में। यह समुद्र तल से करीब 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास नदी की विशेषता। यानी इस नदी की विशेषता क्या है? व्यास कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। व्यास नदी का पौराणिक नाम अर्जिकिया या विपाशा है। इसका पौराणिक नाम कौन सा? अर्जिकिया या विपाशा हो जाएगा। अब विद्युत परियोजना। व्यास नदी और सतलज नदी के लिंक से एक विद्युत परियोजना विकसित की गई है। प्रथम यूनिट के अंतर्गत यह पंडोह में 4711 मिलियन क्यूसेक 3.5282 MAF व्यास जल को 1000 फीट नीचे सतलुज में परिवर्तित करती है। इन बिंदु पर दोहरी विद्युत गृह की अधिष्ठापित क्षमता 990 मेगावाट है। इसके बाद टल रेस जल सतलुज से बहता हुआ भांकड़ा के गोविंद सागर जलाशय में एकत्रित हो जाता है। पंडोह से देहर तक
अपवर्तन 38 किलोमीटर लंबी जल संवाहक प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें संयुक्त रूप से 25 किलोमीटर लंबी एक खुली चैनल तथा 2 सुरंगें सम्मिलित हैं। व्यास तथा सतलज का कुल जल संग्रहण क्षेत्र क्रमशः 12,560 किलोमीटर तथा 56,860 किलोमीटर है। व्यास परियोजना की दूसरी यूनिट के अंतर्गत तलवाड़ा के मैदानी भाग में प्रवेश करने से ठीक पहले व्यास नदी पर पोंग बांध है, जिसका सकल भंडार 435 फुट अर्थ कोर ग्रेवल से डैम के पीछे 72 मिलियन क्यूसेक 6.95 MF है। बांध के आधार पर स्थित विद्युत संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता 360 मेगावाट है। अब किस नदी पे चलते हैं हम दोस्तों? हम चलते हैं कौन सी? यमुना नदी। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है और प्रयाग इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बतवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिम हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सारे 95 मील का सफर कर उत्तरी सहारनपुर मैदानी इलाका में पहुंचती है। ये दिल्ली, आगरा से होती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। देश कौन सा हो जाएगा? तो देश हो जाएगा भारत। लंबाई 1376 किलोमीटर या 855 मील। उद्गम यमुना बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से उत्पन्न होती है। सहायक नदी व प्रवाह क्षेत्र चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली सिंध, आसन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। अब दोस्तों चंबल के डाकुओं से कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।